भावनात्मक कहानी। प्रतिध्वनि। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे सोचें, न कि क्या सोचें। मार्गरेट मीड। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मीठे मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका? और इचका? खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा हाथी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, यही 30-40 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो हुलिया तुमने बतलाया वह भी ऐसा ही था। तो वही होगा, पर भाई है वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए न आए। वे भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सूथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो।
एक एक को लेने दो, अभी इतनी जल्दी हम लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम असहज हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली दाम दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2 पैसों में से मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। पाठ 9, मिठाई वाला। भावनात्मक कहानी। राजा तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, यही लो। पैसे नहीं हैं? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ। मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो। ठीक हो गया हिसाब, मिल गए पैसे। देखा मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहाभिषिक्त बातें याद आती रहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं।
इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी और गोल है, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं माँ, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे? रोहिणी बोली, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी कुछ ले लूंगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरा प्राण थी, बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, कहकर कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर आवाज सुनाई पड़ी, उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी। जीवन मूल्य। हमारे जीवन में प्रेम और अपनत्व का ही सबसे अधिक महत्व है। जीवन कौशल। मम्मी, जो अंकल प्रेस की दुकान पर काम करते हैं, उनके लड़के को पढ़ना नहीं आता है और वह स्कूल भी नहीं जाता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं उनसे बात करके उसके लड़के का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। सरकारी स्कूल? यह कैसा स्कूल है? यह स्कूल सरकार की ओर से होता है। जो लोग शुल्क देकर पढ़ने पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, उनके बच्चों के लिए सरकार की तरफ से ऐसे स्कूल खोले गए हैं। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी में सच्चा सुख निहित है।